Sure, all of you are in perfect health and have started studying harder for your board exams. Students, also make sure to follow the guidelines for protection against corona. You must use mask, maintain social distancing if you require to go out, and wash hands with soap frequently. आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 फैशन डिजाइन और व्यापार पढ़ेंगे। आज ग्लोबलाइजेशन तथा इंटरनेट के युग में फैशन डिजाइन सबसे अधिक अट्रैक्टिव तथा मोटिवेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज में से एक है। भारत में भी फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि एवं विकास हुआ है। कई सदियों से फैशन उद्योग लोगों की रचनात्मक तथा भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता आ रहा है। इस अध्याय में हम फैशन व्यापार के संबंध में डिटेल से पढ़ेंगे। वस्त्र एवं शिल्प व्यापार की शुरुआत विनिमय पद्धति पर आधारित थी, अर्थात उत्पाद के बदले उत्पाद। फिर धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप जो उपलब्ध है वह बिकाऊ है के आधार पर परिवर्तित हुआ। वर्ष 1920 से सिले सिलाई वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ और बहुत जल्दी व्यापारियों को समझ आने लगा कि इस प्रकार के वस्त्रों का व्यापार एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। इस कारण देश में जगह जगह फैशन परिधान की छोटी बड़ी दुकानें और शोरूम खुलने लगे। आइए अब हम समझते हैं फैशन डिजाइन और व्यापार का महत्व। इस व्यवसाय में रॉ मटेरियल से लेकर परिधान और सहायक सामग्री जैसे कढ़ाई के धागे, बटन, बुकरम, लाइनिंग आदि का उत्पादन तथा तैयार माल बेचने वाली दुकानों इत्यादि से संबंधित सभी प्रक्रम शामिल होते हैं। फैशन व्यवसाय हमें वस्त्र निर्माण के विषय में भी सिखाता है। फैशन व्यापार की समझ हमें क्या, क्यों और कब वस्त्रों का कोई चलन एक फैशन बन जाता है जैसे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो फैशन डिजाइन और व्यापार नियोजन, क्रय और विक्रय का सम्मिश्रण है। आइए अब फैशन डिजाइन और व्यापार से संबंधित कुछ शब्दों को समझें। सबसे पहले फैशन किसी एक समय अवधि के दौरान सबसे अधिक प्रचलित शैली या शैलियों को फैशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में नजदीकी रिश्तेदार की शादी होती है तो हम उस टाइम लेटेस्ट फैशन के कपड़े बनवाते हैं। आजकल गरारा फैशन में है तो छोटे छोटे बच्चे भी फंक्शंस में शरारा पहनते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस में क्रॉप टॉप फैशन में है तो वुलेंस में भी आप क्रॉप टॉप देखेंगे। फिर आता है शैली। शैली यानी किसी एक समय अवधि के दौरान सबसे अधिक प्रचलित शैली या शैलियों को फैशन कहते हैं। गरारा के एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि गरारा का पर्टिकुलर स्टाइल क्या चल रहा है, प्लेन होना चाहिए या फुल एम्ब्रॉयडर्ड। उसके साथ कुर्ती का स्टाइल क्या चल रहा है, ए लाइन या स्ट्रेट। नेक्स्ट टर्म इज अस्थायी फैशन और फैट्स। अस्थायी फैशन और फैट्स का तात्पर्य ऐसे फैशन से है जो बहुत ही कम समय के लिए प्रचलन में आता है और चला जाता है, जैसे कि केवल किसी विशिष्ट मौसम के दौरान प्रचलित फैशन। इस प्रकार के फैशन के डिजाइन इतने प्रभावी नहीं होते कि वे ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सकें। उदाहरण के लिए पॉपकॉर्न टॉप, ब्रॉड बेल्ट। इसके बाद आता है चिरकालिक या क्लासिक। चिरकालिक या क्लासिक का तात्पर्य
ऐसी शैली से है जो कभी भी पूरी तरह प्रचलन से बाहर नहीं होता या फिर बहुत लंबे समय तक प्रचलन में लगभग बने रहते हैं। चिरकालिक डिजाइन की सादगी ही उसकी विशेषता होती है, जो इसे आसानी से हटने या पुराना नहीं होने देती। सूट साड़ी आदि का स्टाइल समय के अनुसार चेंज हो जाता है, परंतु फैशन नहीं जाता। जैसे साड़ी में ब्लाउज कभी नेक बैंड वाले चल जाते हैं तो कभी बंगाली स्लीव्स। आइए अब हम फैशन का इतिहास जानेंगे। यह ज्ञान डिजाइन बनाने वालों को वर्तमान और भावी फैशनों संबंधी निर्णय लेने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि बहुत से फैशन डिजाइनर फैशन संबंधी पुरानी धारणाओं को रिफॉर्म करके नए फैशन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन और मध्यकाल के दौरान शैलियां पूरी शताब्दी तक भी परिवर्तित नहीं होती थीं। उसके बाद नवजागरण काल में पश्चिमी सभ्यता ने विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों और परिधानों की खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया। और आजकल तो हम देखते हैं फैशन चेंज में कुछ महीने भी नहीं लगते। अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी की से शुरुआत में प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति से पूर्व लोग दो प्रमुख वर्गों में बटे हुए थे, अमीर और गरीब। केवल अमीर लोग ही फैशन युक्त कपड़े खरीदने में समर्थ थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक सम्राट लुईस 14वें के कोर्ट के सदस्य अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हुए धीरे धीरे दिशादाता बन गए और पेरिस को यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया। फैशन के लिए सिलाई के जोड़ लगाने के लिए हाथों से सिलाई करने जैसा मेहनत वाला काम करना पड़ता था। सभी कपड़े हाथ से बने होते थे और ग्राहक के बॉडी मेजरमेंट्स के अनुरूप बनाए जाते थे। परिधान निर्माण की कला को कुचूर कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन की प्रौद्योगिक उन्नति की शुरुआत की। कम समय में अधिक वस्त्रों का निर्माण होने लगा। काटने वाले यंत्र और मशीन करपों का आविष्कार हुआ। इसके कारण अमेरिका के वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ। तेजी से बढ़ते व्यापार और उद्योग ने मध्य वर्ग को जन्म दिया। वर्ष 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की विकसित की, जिसने कपड़े को सिलने के लिए हाथों को मुक्त कर दिया। सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग के रूप में बदल दिया। इसने फैशन को जन जन तक पहुंचाया और फैशन को प्रत्येक वर्ग के लिए सुलभ बनाया। शुरुआत में सिलाई मशीनों का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की वर्दी सिलने के लिए किया गया। बच्चों, आपको पता है जो डेनिम्स आप इतने शौक से पहनते हैं, वह सबसे पहले टेंट और माल डिब्बे के कवर बनाने के काम आता था। 1849 में लेवाई स्ट्रॉस ने इसका उपयोग ज्यादा चलने वाली पैंटें बनाने के लिए किया, जिनमें औजार रखने के लिए जेबें लगाई गई। इसे डेनिम्स के नाम से जाना जाने लगा। मजदूरों के लिए विशेष रूप से बनाए जाने वाले कपड़ों की शुरुआत थी। संभवतः यही एकमात्र ऐसा परिधान है जो पिछले लगभग 150 वर्षों से एक जैसा और प्रसिद्ध रहा है। 1880 में महिलाओं ने स्कर्ट और घाघरा और ब्लाउज पहनना शुरू किया। महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण की और एक ये क्रांतिकारी कदम था। लंबाई और कमर आसानी से पहनने वाले के शारीरिक माप के अनुकूल ठीक करे जाते थे। महिलाओं के परिधानों में भी विविधता यानी वैरायटी आनी शुरू हो गई तथा नए नए माप एवं आकार के वस्त्रों का प्रचलन शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी में मेलों
और बाजारों के माध्यम से फैशन को जन साधारण की जेब के अनुकूल यानी आम आदमी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बनाकर उपलब्ध कराया जाने लगा। एक जगह से दूसरी जगह फेरी लगाने वाले व्यापारी इन बाजारों में कपड़े लाते थे और खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों अक्सर मोल भाव कर क्रय विक्रय करते थे। धीरे धीरे शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण स्थायी दुकानें स्थापित की जाने लगी। इसके बाद विविध प्रकार के कपड़ों की बढ़ती मांग के अनुरूप शहरों में कई खुदरा दुकानें खुलने लगी। आइए आप समझेंगे कि किसी भी फैशन का विकास कैसे होता है। इसे हम एक फैशन साइकिल यानी फैशन चक्र के द्वारा समझेंगे। फैशन चक्र को उन चरणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें कोई फैशन आता है और बदल जाता है। एक फैशन चक्र आमतौर 5 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले शैली की प्रस्तुति। डिजाइनर अपने क्रिएटिव आइडियाज के आधार पर नई नई डिजाइन एवं स्टाइल बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। लोकप्रियता में वृद्धि। जब कोई नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा, पहना और देखा जाता है तो उस फैशन तथा शैली की लोकप्रियता बढ़नी शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शादी में बहुत सी महिलाओं को शॉर्ट लेंथ कुर्ती के साथ स्कर्ट पहने देखा। आपने दूसरी शादी में भी ऐसा ही देखा और बहुत लेडीज ने ग्रीन कलर पहना हुआ था। तो इसका मतलब यह स्टाइल फैशन में है। उसके बाद आता है लोकप्रियता की पराकाष्ठा यानी कि पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। जब कोई फैशन लोकप्रियता की शिखर पर होता है तो उसकी मांग इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत से निर्माता उसकी नकल करते हैं और इंफीरियर क्वालिटी कपड़े सिलकर कम दाम में बेचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज लोकप्रियता में कमी होना। जब किसी प्रचलित फैशन यानी ऑनगोइंग फैशन तथा शैली के परिधानों का स्टाइल विभिन्न निर्माताओं द्वारा भारी संख्या में उत्पादन होना शुरू होता है तो फैशन प्रिय व्यक्ति उस शैली से बोर हो जाते हैं और कुछ नया देखना शुरू कर देते हैं। इससे उस फैशन की लोकप्रियता तथा डिमांड घटने लगती है, जिसके कारण दुकानदारों को उस फैशन की सामग्री को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। अंत में शैली का परित्याग अथवा अप्रचलन। फैशन चक्र के अंतिम पड़ाव में पहले वाले फैशन की सामग्री की मांग तथा बिक्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और इसी दौरान कई फैशन प्रेमी किसी नए फैशन तथा शैली को अपनाने लगते हैं और इस प्रकार दोबारा से एक नए फैशन चक्र की शुरुआत होती है। आइए अब जाने फैशन व्यापार क्या होता है। फैशन व्यापार के अंतर्गत किसी फैशन संबंधी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से सही समय, सही स्थान, उचित मूल्य तथा उपयुक्त प्रचार संबंधी योजनाएं बनाई तथा अपनाई जाती हैं। आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने एवं प्रॉफिट कमाने के लिए ये सभी स्टेप्स जरूरी हैं। फैशन व्यापारी या मर्चेंडाइजर। फैशन व्यापारी या मर्चेंडाइजर वह व्यक्ति होता है जो किसी प्रेरणा मीन्स एनी आइडिया को डिजाइन के फॉर्म में परिवर्तित करने में सहायक होता है। इसके लिए वह संकल्पना हेतु टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कस्टमर्स की फैशन संबंधी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का नियोजन, उत्पादन, संवर्धन यानी प्रमोशन और वितरण संबंधी सभी कार्य संभालता है। नाउ लेट्स स्टडी रोल ऑफ अ फैशन मर्चेंटाइजर यानी फैशन व्यापारी अथवा फैशन मर्चेंटाइजर की भूमिका। विनिर्माण में एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों में सबसे उपयुक्त कपड़े का चयन करने के लिए बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं।
किसी डिजाइनर की क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने में फैशन व्यापारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह सोच समझकर निर्णय लेते हैं कि वह डिजाइन किस तरह के कपड़े पे सबसे अच्छा लगेगा। इसके लिए उनमें वस्त्र के ऐतिहासिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की समझ होनी चाहिए। कपड़े और परिधान निर्माण संबंधी ज्ञान का उपयोग करते हुए डिजाइन को परिधान का रूप यानी क्लोथ्स का रूप देने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन का चयन करते हैं। चयन करते समय वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि परिधान का टारगेट कस्टमर कौन होगा और उसका मूल्य जरूरत से ज्यादा ना हो। दूसरा कार्य क्रय में यानी बाइंग में। फैशन व्यापारी ही फैशन सामग्री को संबंधित दुकानों पर रखने तथा बेचने के लिए देख परख के तथा उचित मोल भाव करके खरीदता है। फैशन व्यापारी को लक्षित बाजार की पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उसे प्रचलित फैशन का एनालिसिस और पूर्व अनुमान लगाने में निपुण होना चाहिए। उसको यह आइडिया भी होना चाहिए कि उस मार्केट में पर्टिकुलर फैशन कितना चलेगा। इससे वह ठीक क्वांटिटी में यानी बैलेंस्ड ऑर्डर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि उसको आइडिया है कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल के सूट वह 100 पीस ही बेच पाएगा, तो वह उस स्टाइल के 90 से 110 पीस ही खरीदेगा। बट अगर उसमें एस्टिमेशन स्किल नहीं होगी तो वह उसके या तो केवल 50 पीस ही खरीदेगा या 200 खरीद लेगा और दोनों ही सिचुएशंस में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। बात संवर्धन में। फैशन व्यापारी डिजाइनर के उत्पादों को ऐसी दुकानों तक पहुंचाता है जहां अधिक से अधिक खरीदार मिले। फैशन व्यापारी को रचनात्मक सोच, प्रबल व्यापारिक कौशलों तथा उत्पादन संबंधी कौशलों में निपुण होना चाहिए। फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तैयार परिधानों को फैशन शोज द्वारा बढ़ावा देते हैं। फैशन शो में डिजाइनर की रचनाओं को दर्शकों यानी ऑडियंस के सामने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग यह फैशन सामग्री खरीदना चाहें। फैशन व्यापारी डिजाइनर के कपड़ों के लिए लक्षित बाजार भी ढूंढते हैं जहां डिजाइनर के उत्पादों को बेचने के लिए रखा जाए, जैसे शोरूम्स। विक्रय यानी सेलिंग, बेचना। फैशन सामग्री को बेचना फैशन व्यापारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यापारी को पूर्व अनुमान यानी एस्टिमेशन लगाने में कुशल और बाजार की प्रवृत्ति का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह समय रहते वस्तुओं के पुनः उत्पादन की अनुशंसा कर सके। व्यापारी को सृजनात्मक सोच यानी क्रिएटिव माइंड वाला भी होना चाहिए ताकि वह अपने उत्पादों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए दुकानदार को सुझाव दे सके। यदि फैशन व्यापारी किसी खुदरा दुकान के लिए काम करता है तो वस्तुओं को खरीदना और उन्हें दुकान में आकर्षक ढंग से सजाना भी उसी का उत्तरदायित्व होता है। बच्चों, हम लोग भी बहुत बार मार्केट में शोकेस में लगे कपड़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और जरूरत ना पड़ने पर भी उन्हें खरीद लेते हैं। आइए अब जानें फैशन उद्योग में व्यापार के स्तर। फैशन उद्योग में व्यापार मुख्य रूप से 3 स्तरों पर होता है। सबसे पहला स्तर है खुदरा स्तर। इस स्तर पर व्यापार में डिजाइनर द्वारा बनाया गया उत्पाद उसके यहाँ से सीधा खुदरा दुकानों अथवा शोरूम में भेज दिया जाता है और वहां से वह उत्पाद ग्राहकों के हाथों में पहुंचता है। व्यापार में केवल 2 पक्ष दुकानदार तथा डिजाइनर आपस में व्यापारिक लेन देन करते हैं। दूसरा स्तर है क्रय एजेंसी स्तर पर व्यापार। क्रय एजेंसी वस्तुओं के क्रय के लिए परामर्श देती है।
क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीदना सबसे अधिक निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि यह लागत और समय की पर्याप्त बचत करती हैं। क्रय एजेंट्स का उत्तरदायित्व विक्रेताओं की पहचान करना, मूल्य का मोल भाव करना, बनते समय गुणवत्ता की जांच करना और ग्राहक को भेजने से पहले गुणवत्ता की पूर्ण जांच करना होता है। वह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता पर नियमित क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। क्रय एजेंसी अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद दिलाने में मदद करती है। अंतिम स्तर है निर्यात उद्यम स्तर पर व्यापार। निर्यात उद्यम में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यापारी होते हैं। पहला क्रय एजेंट तथा दूसरा उत्पादक व्यापारी। आइए अब इन दोनों के बारे में पढ़ें। क्रय एजेंट आयातक और निर्यातक का बीच में कड़ी का कार्य करते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि तैयार किया जा रहा उत्पाद निर्यातक द्वारा दिए गए निर्देशों तथा मानकों के अनुरूप हो, जबकि उत्पादक व्यापारी कच्चे माल के सप्लायर्स और तैयार माल के उत्पादक के बीच कड़ी का कार्य करते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्डर समय पर तैयार हो तथा खरीदार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आइए अब हम फैशन व्यापार से संबंधित कुछ और शब्द समझते हैं। सबसे पहले लक्षित बाजार। लक्षित बाजार का मतलब उपभोक्ताओं का वह ग्रुप जिसे व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सबसे बेस्ट कस्टमर मानते हैं। कंपनी या उत्पादक के लिए प्रोडक्ट के लक्षित बाजार को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि कंपनी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट की सही पॉलिसी बना सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि टारगेट मार्केट का कस्टमर टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है तो हम अपना प्रोडक्ट यूट्यूब या किसी अन्य सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाजार विभाजन। किसी उत्पाद के लिए लक्षित बाजार की पहचान बाजार विभाजन द्वारा ही की जाती है। बाजार विभाजन एक ऐसी रणनीति है जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे उपसमूह में वर्गीकृत करती है जिनकी अपेक्षाएं तथा आवश्यकताएं एक जैसी हों। बाजार को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले जनांकीय विभाजीकरण यानी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इस प्रकार की विभाजन विधि में समूह मुख्य रूप से जनसंख्या, आयु, लिंग, व्यवसाय यानी प्रोफेशन, शिक्षा एजुकेशन का स्तर तथा आय पर आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अधिकतर लोग अगर इस ग्रुप में ऑफिस में काम करते हैं तो वहां फॉर्मल अटायर सबसे ज्यादा डिमांड में होगा। सेकेंड, भौगोलिक विभाजीकरण। भौगोलिक विभाजीकरण में समूहन मुख्य रूप से राज्यों, नगरों तथा क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। अलग अलग स्थानों की अपनी अलग अलग जलवायु हो सकती है और यह उत्पाद के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से कपड़ों का चयन जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे कि सूती वस्त्र बेचने के लिए व्यक्ति गुजरात या तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित करेगा। हेवी वुलन्स बेचने के लिए कश्मीर में ध्यान केंद्रित करेगा, जहां अधिकतर समय अत्यधिक ठंड रहती है। इसके बाद मनोवृत्ति परक विभाजीकरण। संभावित ग्राहकों का समूह सामाजिक गतिविधियों, अभिरुचियों, मनोविनोद संबंधी कार्यों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर होता है। जैसे कि एक समान जीवन शैली वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल, यदि उस मार्केट में कस्टमर्स ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं
तो शॉपकीपर्स लोकल कपड़ों की जगह ब्रांडेड क्लोथ्स ही रखेंगे। अंत में व्यवहारगत विभाजीकरण लोगों के किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के प्रति उनकी राय के आधार पर किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी विशेष सेवा या उत्पाद को लाभदायक मानता है, तो वह वहीं दूसरा व्यक्ति उसे किसी काम का नहीं मानता। कई बार कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जन सर्वेक्षण यानी सर्वे करवाती हैं। ऐसे में उनके उत्पाद या सेवा के प्रति लोगों की राय को उनके उत्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार का सर्वेक्षण कंपनियों को अपने उत्पाद या सेवाओं में सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। आजकल आप लोग भी बहुत से प्रोडक्ट्स की गूगल सर्वे फॉर्म्स भरते होंगे। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो उसके बाद आप जब भी कोई नेट सर्फिंग करते हैं, तो उसके जैसे प्रोडक्ट्स के ऐड आने लगते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं उत्तम व्यापार के वांछित बिंदु। एक व्यापारी के रूप में व्यक्ति को उपभोक्ताओं की उत्पाद संबंधी अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं को समझना चाहिए। उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु सबसे पहले सही व्यापार। फुटकर व्यापारी को अपनी दुकान की शेल्फों को उस सामान से भरा रखना चाहिए जिनको ग्राहकों की जरूरत बनी रहती है। जैसे कि लेटेस्ट फैशन या प्रचलित ब्रांड के वुलेंस विंटर सीजन में शोरूम में होने चाहिए। दूसरा, सही स्थान पर। व्यापार की सफलता में काफी हद तक उसके स्थान पर निर्भर करती है, यानी कि शेल्फ इस तरह से होने चाहिए कि ग्राहक हर कपड़े को ठीक से देख पाए। सही समय पर। अधिकांश व्यापारिक सामग्री मौसम के अनुरूप होती है, जैसे कि सर्दियों में सर्दी के हर तरह के एवं डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े रखना। सही मात्रा में। कुल बिक्री और बिकने के लिए उपलब्ध माल की मात्रा के बीच सही संतुलन बना रहना चाहिए, जिससे ग्राहक को आउट ऑफ स्टॉक जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े और दूसरी तरफ दुकानदार भी इतना सामान ना जमा कर ले कि उसे नुकसान उठाना पड़े। सही मूल्य। व्यापारी को उत्पादों का मूल्य ऐसा रखना चाहिए ताकि वे कंपटीशन में रहकर लाभ कमा सके और ग्राहक को भी उत्पाद का उचित मूल्य मिले। सही संवर्धन यानी प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पाद के प्रचार के लिए किया गया निवेश और प्रचार के कारण आकर्षित ग्राहकों की संख्या के बीच सही संतुलन रहे, यानी व्यापारी जितनी राशि एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका सामान भी बिकना चाहिए। अगला टॉपिक है फैशन के खुदरा संगठन। व्यापार के आकार तथा लक्षित बाजार के अनुरूप संगठन प्रणाली 3 प्रकार की हो सकती है। छोटा एकल स्टोर, पड़ोस की या स्थानीय दुकान। संभावित उपभोक्ता भी इनके आसपास के घरों में रहने वाले लोग होते हैं। विभागीय स्टोर, छोटे एकल स्टोरों की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं। हर प्रकार के उत्पाद के लिए अलग अलग खंड यानी डिविजन्स या सेक्शंस होते हैं, जैसे कपड़े, खिलौने, दवाइयों, मसालों के लिए अलग अलग सेक्शंस होना। अक्सर किसी व्यक्ति, परिवार या साझे द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्टोर श्रृंखला। स्टोर श्रृंखला का तात्पर्य अलग अलग क्षेत्रों में खुली ऐसी फुटकर दुकानों के समूह से होता है जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है। इनकी मानकीकृत व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां भी एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप, बिग बाजार एक्सेट्रा। इसके बाद हम जानेंगे स्टोर के प्रमुख विभाग। व्यापारिक विभाग। मुख्य कार्य सभी प्रकार की खरीद करना, व्यापारिक योजनाएं बनाना आदि। विक्रय और संवर्धन विभाग।
बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञापन, दृश्य व्यापार, विशेष कार्यक्रम आयोजित करना आदि। वित्त और नियंत्रण यानी फिनेंस एंड कंट्रोल, सभी प्रकार का लेन देन की जिम्मेवारी। प्रचालन विभाग, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, स्टोर के अंदर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनकी देखरेख करना। कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग, यह विभाग तब अस्तित्व में आता है यदि स्टोर प्रचालन बहुत बड़े स्तर पर हो। आइए अब जानें इसमें जीविका के लिए तैयारी के लिए हमें क्या करना होगा। फैशन डिजाइन के क्षेत्र में जीविका के अवसर शैली के साथ साथ व्यापारिक समझ पर भी काफी हद तक निर्भर करती हैं। केवल फैशन की समझ होने से इस क्षेत्र में सफल नहीं हुआ जा सकता। इसमें सफल होने के लिए व्यक्ति, डिजाइनर अथवा व्यापारी में 3 प्राथमिक कौशलों का होना जरूरी है। सबसे पहले पूर्व अनुमान योग्यता। फैशन प्रवृत्ति के संबंध में सही फोरकास्ट लगाने की योग्यता इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है। भूतकाल यानी पहले तथा वर्तमान में प्रचलित फैशन पद्धतियों के विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे किसी वस्तु का प्रचार फैशन प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी क्वालिटी है विश्लेषणात्मक योग्यता। व्यापार से संबंधित सभी पहलुओं का विश्लेषण करने की योग्यता, जैसे कि किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रचार पर कितना खर्च करना चाहिए। तीसरी योग्यता है संप्रेषण योग्यता। प्रभावशाली संप्रेषण एक प्रमुख अनिवार्यता है। उत्पादकों से मोल भाव करने की योग्यता होनी चाहिए। उत्पाद आम लोगों तक न्याय संगत यानी ठीक मूल्य में पहुंचा सके। आइए अब जानें इसका कार्य क्षेत्र यानी स्कोप। अधिकतर लोग आय के अनेक अवसरों की उपलब्धता के कारण फैशन उद्योग में अपनी जीविका पाने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं के बलबूते पर सफलता प्राप्त करने की चाह अभ्यर्थियों को और अधिक प्रोत्साहित करती है। यही कारण है कि लगभग 1/3 व्यावसायिक फैशन डिजाइनर स्व उद्यमी यानी अपना काम करते हैं। वर्तमान में फैशन डिजाइन के क्षेत्र में अनेक जीविकाएं उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय फैशन डिजाइन जीविकाएं, आइए जानें इनके बारे में। दृश्य व्यापार डिजाइन, ये मुख्य रूप से शोकेस में प्रदर्शन, दुकानों में सामान व्यवस्था, आकर्षक प्रचार वाक्यों मतलब टैगलाइंस की रचना, कपड़ों को रखने का अरेंजमेंट, डमीज को अच्छे तरीके से सजाने एवं विज्ञापन अभियानों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। फैशन डिजाइनर, डिजाइनर कपड़ों और परिधानों की रचना के लिए काम करते हैं। कुछ डिजाइनर लोकप्रिय फैशन डिजाइनरों के साथ काम करते हैं, जबकि कई अन्य अपना स्वयं का फैशन कार्य करते हैं। फिर सेट डिजाइनर, नाम से ही पता चल रहा है ना, सेट डिजाइनर मुख्य रूप से फिल्मों, टेलीविजन के सेट और नाटकों के सेट के लिए डिजाइनों की रचना करते हैं। प्रत्येक सेट डिजाइन करने की शैलियां और डिजाइन निर्देशक की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। अंत में आंतरिक डिजाइनर मतलब इंटीरियर डिजाइनर, इनका प्रमुख लक्ष्य डिजाइन को कार्यात्मक रूप प्रदान करना होता है। उनका प्रमुख कार्य किसी विशेष स्थान या क्षेत्र को ऐसा आंतरिक रूप देना होता है, मतलब ऐसा इंटीरियर रूप देना होता है जो उसकी सुंदरता, सुरक्षा और क्रियाशीलता यानी उसकी वर्क कैपेसिटी में वृद्धि करता हो। आंतरिक डिजाइनर विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्य करते हैं, जैसे शॉप्स, घर, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स इत्यादि। So children, with this we finish the chapter. I hope you have understood the chapter well. Please feel free to ask any doubts
And don't forget to like my video and subscribe to my channel. Thank you once again. Bye bye.